चलिए बच्चों, हम पढ़ चुके हैं अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एनाटॉमी। अब पढ़ लेते हैं अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन को हम छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले कि कैसे हम ब्रीथ करते हैं, कैसे गैसेज अंदर गई, कैसे छोड़ी गई। नेक्स्ट देयर एक्सचेंज के बाद में विल स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्ट, कि किस तरीके से ब्लड उस एक्सचेंज हुई गैस को ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा और ऑर्गन से कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाएगा। एंड हाउ आर ऑर्गन्स रिस्पॉन्ड, और किस तरीके से ये पूरा जो मैकेनिज्म है ये रेगुलेट होगा। तो फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी सांस कैसे ली जाती है। ब्रीदिंग यानी सांस खींचना और सांस छोड़ना। इस पूरी प्रोसेस में दो तरीके की मसल्स पार्टिसिपेट करती हैं। टू टाइप्स ऑफ मसल्स पार्टिसिपेट इन इट। कौन कौन सी मसल्स है बेटा ये? एक मसल को कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल्स, शॉर्ट में हम इसे लिखेंगे ICM. Those muscles which are present in between ribs, and the other muscles are called phrenic or radial muscles. ठीक है, सो फर्स्ट ICM है क्या? दीज आर दी मसल्स प्रेजेंट बिटवीन आवर रिब्स। वहीं पर फ्रीनिक मसल्स आर डायफ्रामेटिक मसल्स, दैट मीन्स द मसल्स ऑफ आवर डायफ्राम। इंटरकॉस्टल मसल्स दो तरीके की होती हैं, external intercostal muscles, that means external ICM, और we call them EICM। वहीं पर दूसरी है internal intercostal muscles और IICM। दोनों में फर्क क्या है बेटा? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जब ये बाहर की तरफ है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो दोनों जो रिब्स हैं वो बाहर और ऊपर की तरफ खींची जाएंगी। सो दे कॉन्ट्रैक्ट टू पुल रिब्स आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। वहीं पर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स दे कॉन्ट्रैक्ट टू पुल मसल्स नीचे की ओर और अंदर की ओर, इनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। इज दैट क्लियर? वहीं पर डायफ्रामेटिक मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये जो डायफ्राम है उसे नीचे की ओर खींचेंगे, उसे चपटा बना देंगे। जो डायफ्राम यूजुअली जब रिलैक्स स्टेट में होता है तैसे गुंबद की तरह यानी डोम शेप्ड होता है। सो दे कॉन्ट्रैक्ट टू फ्लैटन द डायफ्राम, and this diaphragm is usually dome shaped. Is that clear? So ये कैसे काम करने वाली है? So mechanism of breathing को पढ़ लेते हैं। जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है बेटा, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सांस अंदर खींचना, दैट मीन्स आवर इंस्पिरेशन या इंस्पायरेशन, जो भी आप बोलो, या इनहेलेशन। And the other one is expiration और exhale करना, that means exhalation, right? होता क्या है बेटा? मैं लंग्स ड्रॉ कर देती हूँ ताकि मैं चीज़ों को ढंग से समझा पाऊँ।
सिर्फ एक पिक्टोरल डिपिक्शन है समझाने के लिए, ताकि आपको चीज़ें ढंग से समझ में आती जाएं। बेटा लंग्स तो बड़े छोटे होते नहीं हैं, रिब्स का मूवमेंट ही लंग्स को खींचता है, राइट। सो इनके अंदर मूवमेंट जितना भी होगा रिब्स की वजह से होगा, क्योंकि इनके ऊपर प्लूरा है और आउटर प्लूरा रिब्स के साथ और अंदर वाला प्लूरा दैट मीन्स विस्ट्रल प्लूरा लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। खुद के मसल्स तो है ही नहीं बेचारेगी, राइट। ये दिखा देती हूँ मैं, थोड़ा ऊंचा नीचा बना दिया है मैंने। लेट मी ड्रॉ इट एट द सेम लेवल। थोड़ा सा अभी भी ऊपर नीचे, बट दैट्स ओके, राइट। सो 2 लंग्स ले लेते हैं दोनों कंडीशन में। ये रही हमारी रिब्स, राइट। इनको प्रोटेक्ट करने वाली रिब्स हैं ये, और नीचे रिलैक्स्ड स्टेट में ये रहा डायफ्राम, ठीक है। बाहर बेटा प्रेशर है our atmospheric pressure, that is 760 mm of Hg। यहाँ पर भी बाहर प्रेशर जो होगा that is atmospheric pressure 760 mm of Hg, right। अब होता क्या है बेटा, जब भी हम सांस अंदर खींचते हैं, सो ये जो रिब्स हैं इनके बीच में प्रेजेंट ये हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, राइट। तो ये ऐसे बाहर की तरफ खींचेंगी, राइट। सो EICM कॉन्ट्रैक्ट करेंगी टू पुल रिब्स आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। तो इससे क्या होगा बेटा, ये ओवरऑल जो अब कोई चीज़ बाहर की तरफ खींची गई तो पीछे रीढ़ की हड्डी तो यूँ की हुए हैं, जो ये रिब्स हैं ये बाहर की तरफ खींचेंगी, तो इसकी वजह से डॉर्सल और वेंट्रल दोनों के बीच में, दोनों सरफेसेस के बीच का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली जो डायफ्राम की मसल्स हैं यहाँ पर ये मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, राइट। सो यहाँ पर फ्रीनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से ये वाला जो एरिया है अभी तक ये इतना था, अभी खींच के नीचे आएगा तो ये एरिया इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स द वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड। सो अंदर जब वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा, लंग्स के पास में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इस कैविटी का, इस पूरी थोरेसिक कैविटी में इंक्रीज हुआ, लंग्स भी खींचेंगे साथ में, तो देयर इज इनफ स्पेस। सो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डेफिनेटली डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ पर प्रेशर हो जाता है 758 mm of Hg। बाहर के कंपैरिजन में ये प्रेशर कम है, तो इस वजह से एयर मूव कर जाएगी अंदर की ओर। तो एक तरीके से नेगेटिव प्रेशर की वजह से एयर हमने इनहेल की। मैं प्रेशर्स के बारे में, ग्रेडियंट्स के बारे में लास्ट में समझाऊंगी, पहले ये जनरल जो एनसीईआरटी में गिवन मैकेनिज्म है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है बेटा। वहीं यहाँ क्या होगा बच्चे, ये रही आपकी EICM, तो यहाँ क्या होगा, ये EICM वापस अपनी जगह पर आएंगी, राइट। सो लेट मी राइट, यहाँ क्या हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स टू ब्रिंग ribs to their normal position। तो वापस वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। सिमिलरली जो अभी तक डायफ्राम फ्लैटेंड था, अब ये मसल्स भी वापस इनको रिलैक्स करेंगी और ये डायफ्राम वापस इस पोजीशन में पहुंच जाएगा। सो यहाँ क्या हो रहा है, फ्रीनिक मसल्स रिलैक्स
to make diaphragm dome shaped। तो बेटा ये जो एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम है ये भी डिक्रीज हो गया तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर पॉजिटिव हो गया यानी 762 2 mmHg तक ये बढ़ गया। तो अंदर प्रेशर ज़्यादा, बाहर प्रेशर कम, तो जो हम बाहर धकेल रहे होते हैं तो ये प्रेशर ज़बरदस्ती, इस प्रेशर की वजह से एयर ज़बरदस्ती बाहर निकल जाती है। समझ में आ रहे हैं दोनों मैकेनिज्म? बिकॉज यहाँ पर स्पेस नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैवंट रिटन द थियरी पार्ट। एक बार से जल्दी से नोट करोगे, मैं यहाँ पर समझा रही हूँ एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं अबाउट इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। जब हम इंस्पायर करते हैं तो हम एक्टिवली काम कर रहे हैं, सो इट्स एन एक्टिव प्रोसेस। ये ड्यूरेशन जो इसकी होती है दैट इज अराउंड 2 seconds। वहीं पर एक्सपायरेशन इज या एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, क्योंकि मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं रही, और इसकी ड्यूरेशन है 3 seconds। राइट? हो क्या रहा है बेटा? सबसे पहले जो ये डायफ्राम की मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सो आर फ्रीनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। इसकी वजह से क्या होगा? डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, इसकी वजह से एंटीरियो पोस्टीरियर, पूरा ऐसे लिख लेते हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। सेकेंड स्टेप, EICM कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिब्स एंड चेस्ट बोन या स्टर्नम pulled outwards and upwards। इसकी वजह से डॉर्सोवेंट्रल वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा। नाउ इंपॉर्टेंट, स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 दोनों से क्या हुआ बेटा? वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इसलिए प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। कितना डिक्रीज करेगा? -1 to 2 mmHg, -1 to 2 mmHg। बाहर 760, अंदर 758, and therefore air is pulled inwards from higher to lower pressure। राइट? एक्सपायरेशन में क्या होगा बेटा? स्टेप्स ऐसे जस्ट उल्टे हैं। सबसे पहला स्टेप, फ्रीनिक मसल्स रिलैक्स हुई, डायफ्राम दोबारा से हो गया डोम शेप्ड, एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम वापस हो गया कम। राइट? सेकेंड स्टेप में EICM रिलैक्स हुई, इसकी वजह से ribs and sternum are back to normal position। इसकी वजह से
वेंट्रल वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। 1+2 की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, इसलिए प्रेशर बढ़ गया बाय 1 to 2 mmHg और इसलिए एयर बाहर, एयर रशेस आउट फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। इज दैट क्लियर? ये चीज़ समझ में आ रही है बेटा? अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैम आपने EICM के बारे में तो बता दिया और IICM तो फालतू में पढ़ाई है। बेटा IICM वो मसल्स हैं जो कि मदद करती हैं जब आप योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, खांस रहे हो, छींक रहे हो, यानी जहाँ पर फोर्स लगा के चीज़ों को बाहर धकेला जाए। यहाँ तो एयर अपने आप पैसिवली बाहर आ रही है ना, राइट? सो नॉर्मल ब्रीदिंग में केवल EICM एंड फ्रीनिक मसल्स काम करेंगी। वहीं पर मैं फोर्सफुल ब्रीदिंग आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ, एक बार से जल्दी से नोट करोगे। सो बेटा IICM या इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कहाँ पार्टिसिपेट करती हैं? वो पार्टिसिपेट करती हैं जब भी हम करते हैं फोर्सफुल एक्सहेलेशन। फोर्सफुली जब हवा को बाहर निकालते हैं तो एयर को ज़बरदस्ती भरा भी तो जाएगा, तो उस प्रोसेस में मदद करती है हमारी IICM। सो फोर्सफुल एक्सपायरेशन या फोर्सफुल एक्सहेलेशन होगा कब? Maybe during some exercise, right? While coughing, जो बाबा रामदेव करते हैं ना, पेट से पूरा जोर लगा करके जो सांस ले रहे हैं, दैट इज ऑल फोर्सफुल एक्सपिरेशन। होता क्या है बेटा यहाँ पर, जब भी आप चाहते हो कि पूरी एयर अंदर पेट तक की एयर को बाहर निकालना है ताकि आप गहरी सांस ले सकें, तो उस प्रोसेस में बहुत सारी मसल्स पार्टिसिपेट करेंगी। सबसे पहली मसल जो यहाँ पार्टिसिपेट करती है वो है, और वो करना क्या है, सारी एयर बाहर निकालनी है, तो अंदर का प्रेशर बहुत बढ़ाना है, यानी वॉल्यूम सबसे कम हो जाए। ऐसा कब पॉसिबल है? आपके पेट की मसल्स या एब्डोमिनल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो पेट के जो ऑर्गन्स हैं, विसरा है, उन्हें जगह कम पड़ेगी, वो बेचारे धकेले जाएंगे, एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्ट करने के चक्कर में वो डायफ्राम को और ऊपर धक्का देंगे। डायफ्राम बेचारा पहले ही रिलैक्स स्टेट में डोम शेप था, अब और धक्का दिया, ये गहरा डोम बन गया, तो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम नॉर्मल से कम हो गया, राइट? सो सबसे पहले एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। सो क्या होगा बेटा? एब्डोमिनल visceral organs pushed towards diaphragm, dome of diaphragm steep हो जाएगा, इससे एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम जो है दैट विल बी लेस देन नॉर्मल, ठीक है? नॉर्मल वॉल्यूम और भी कम हो गया। दूसरा, अब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, इसकी वजह से रिब्स और चेस्ट बोन अंदर की तरफ खींचेंगे, जब ये अंदर की तरफ खींचेंगे तो वॉल्यूम जो था, जो नॉर्मल वॉल्यूम था, जब ये बेचारी रिलैक्स थी, EICM तो वैसे ही रिलैक्स्ड है, तो उस टाइम पर जो वॉल्यूम था वो नॉर्मल वॉल्यूम है, यहाँ वॉल्यूम उससे भी कम हो गया। सो डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम इज लेस देन नॉर्मल। सो इसकी वजह से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो गया, बहुत सारे एरोज से शो कर रही हूँ, इसलिए प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एज अ रिजल्ट एयर और मस्ट से गैसेस आर पुश्ड आउट
फोर्सफुली। सो बेटा हमें अलग अलग टाइप की ब्रीदिंग पाई जाती है। व्हेन वी आर ब्रीदिंग नॉर्मली, हम बहुत रिलैक्स तरीके से ब्रीदिंग करते हैं, इसे नाम दिया जाता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। कोई जोर नहीं लग रहा, सब कुछ रिलैक्स है, चेस्ट से कोई जोर नहीं लगाना। वहीं पर जो फोर्स्ड ब्रीदिंग है, नाम उल्टे लग रहे हैं बेटा आपको इनके, बट होता है सही है। फोर्स्ड ब्रीदिंग में आपको चेस्ट से जोर लगाना पड़ता है, तभी जाके तो आपकी एब्डोमिनल मसल्स में भी एक्टिवेशन होगा। इसे कहा जाता है थोरैसिक ब्रीदिंग। ये बहुत ही मजबूरी वाली बड़ी हैवी ब्रीदिंग होती है एंड इट इज नॉर्मल टाइप ऑफ ब्रीदिंग इन प्रेग्नेंट फीमेल्स, और इसी वजह से प्रेगनेंसी में ब्रीदिंग डिफिकल्टी पाई जाती है। इज दैट क्लियर? सो विद दिस वी आर डन विद जनरल ब्रीदिंग मैकेनिज्म। 2015 के नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तरीके से ह्यूमन ब्रीदिंग का पैटर्न कैसा है। ह्यूमन ब्रीदिंग को हम नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग बोलते हैं। सो उसके लिए कुछ प्रेशर ग्रेडियंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। वो कौन कौन से प्रेशर ग्रेडियंट्स हैं, कैसे काम करते हैं, इस चीज़ को एक बार जल्दी से डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं बेटा। दो कंडीशंस हैं हमारी ब्रीदिंग की। एक में हम जहाँ पर सांस अंदर खींच रहे हैं यानी इंस्पायर कर रहे हैं या फिर इनहेल कर रहे हैं, and the other condition is where we are expiring or exhaling या एयर को बाहर निकाल रहे हैं, राइट। सो ये हो गए लंग्स। ये लंग्स के ऊपर प्रेजेंट है प्लूरा और बीच में है प्लूरल कैविटी विच इज फिल्ड विद प्लूरल फ्लूइड। इज दैट क्लियर बेटा? सो एक चीज पे जल्दी से ध्यान दोगे, दो कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड ऑन अदर साइड लेट्स टेक एक्सपायरेशन, राइट। द प्रेशर विच इज प्रेजेंट इनसाइड, अंदर, इसे हम बोलते हैं एल्वियोलार प्रेशर या इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। एल्वियोलाई की वजह से ही है ना ये प्रेशर। एक्सपिरेशन के टाइम पर आपको प्रेशर पता है बेटा, ये प्रेशर ज्यादा होगा, इट इज 762 mm of Hg। वहीं पर बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 760 mm Hg, राइट। एक प्रेशर बेटा यहाँ पर भी इस फ्लूइड की वजह से और जो यहाँ पर रिब्स है उनके मूवमेंट की वजह से भी तो होगा। इसे नाम दिया जाता है इंट्रा प्लूरल प्रेशर, क्योंकि ये प्लूरल फ्लूइड की वजह से है, और वी कॉल इट इंट्रा थोरैसिक। थोरैसिक कैविटी का प्रेशर है ये इंट्रा थोरैसिक प्रेशर। बेटा ये प्रेशर हमेशा इस अंदर वाले प्रेशर के कंपैरिजन में लगभग 4 mm Hg तक कम होता है। इट इज अराउंड 758 mm Hg। इज दैट क्लियर? वहीं पर यहां ले लेते हैं बेटा, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबको पता ही है, दैट इज 760 mm of Hg। वहीं द प्रेशर विच इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर दैट इज 758 mm Hg। वहीं एज आई टोल्ड यू जो इंट्रा प्लूरल या इंट्रा थोरैसिक प्रेशर है, this pressure is always less than this is around 754 to 756 mm Hg। why is it always like this? समझो इस चीज को बेटा। यहां जो प्रेशर है अगर वो कम होगा तो हमारे जो लंग्स हैं, अभी जो अंदर प्रेशर ज्यादा है तो एल्वियोलाई ज्यादा एक्सपैंड करेंगी, तो इसकी वजह से ये वॉल्यूम बढ़ सकता है, लंग्स आसानी से एक्सपैंड होंगे
और इस एक्सपेंशन की वजह से अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होगा और एयर का इनलेट आसान हो जाएगा, राइट। यहां पर भी ये प्रेशर लगा हुआ है। आप बोलोगे मैम हमें तो पिचकाना था ना लंग्स को, हम लंग्स को फैला क्यों रहे हैं? तो बेटा अगर आपको एक चीज याद हो तो मैंने कहा था हमारे लंग्स कैसे हैं, संकन, राइट। अगर मान लो ये प्रेशर ज्यादा होता और ये प्रेशर कम तो हमारे लंग्स सिकुड़ते और सिकुड़ करके वो चिपक जाते, उन्हें वापस नहीं फुलाया जा सकता था क्योंकि वो एक ऐसे गुब्बारे के जैसे हैं जिसमें अंदर चिपचिपा कोई चीज़ है एंड दे आर ऑल संकन, उनकी खुद की मसल्स नहीं हैं। सो इस प्रेशर के दो फायदे हैं। पहली चीज़, इंस्पिरेशन के टाइम पर ये नेगेटिव प्रेशर इसका इससे कम होना, यानी इसका इस प्रेशर के कंपैरिजन में नेगेटिव होना इंश्योर करता है कि लंग्स एक्सपैंड करेंगे ताकि एयर आसानी से अंदर आ सके, और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ये इंश्योर करते हैं कि ऐसा ना हो कि पूरी एयर निकल जाए और लंग्स चिपक जाए, तो ये कोलैप्स को रोकता है। इज दैट क्लियर? So this is always less than alveolar pressure, इसीलिए हम इसे बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, राइट। अब इस चीज पे ध्यान दो बेटा, इन दोनों के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो मेंटेन्ड है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसे हम बोलते हैं ट्रांस स्पेस दे देती हूं मैं, पल्मोनरी प्रेशर, यानी लंग्स के अंदर जो प्रेशर है, ये प्रेशर कितना है बेटा, दैट इज इंट्रा एल्वियोलार या इंट्रा प्लूरल प्रेशर माइनस इंट्रा एल्वियोलार या इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर माइनस दिस वन इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ये ज्यादा ये हमेशा कम, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी इस इंट्रा प्लूरल प्रेशर का हमेशा नेगेटिव होना, कम होना, इस बात को इंश्योर करता है कि ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा और इसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग आसान होगी, राइट। इसकी वजह से क्या क्या चीजें हुई, कॉजेज easy expansion during inspiration या inspiration, while it prevents lung collapse during expiration by maintaining some residual air, कुछ ना कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम एयर का बना ही रहता है ताकि लंग्स पिचक ना जाए। अब एक बहुत जरूरी चीज, इफ ट्रांस pulmonary pressure turns negative or even zero, इसकी वजह से लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, कभी काम नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे, तुरंत डेथ हो जाएगी। ऐसा कब कब होता है? ऐसा देखा जाता है न्यूमो थोरैक्स में, जब प्लूरल कैविटी के अंदर हवा भर जाए, air filling in thoracic cavity or during hydrothorax, hydro यानी पानी बेटा, that means fluid accumulation इन थोरैसिक कैविटी। सवाल कैसा आएगा? सवाल पूछेंगे भाई एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ
और रिब टूट गई। अब बेटा रिब टूटी तो जो ये बाहर वाला कवर है ये टूट जाएगा, फट जाएगा आई मीन। तो जैसे ही ये फटेगा तो बाहर से ये एयर को एंट्री मिल जाएगी। तो बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg था ही, यहां पर भी प्रेशर 760 mmHg हो जाएगा, राइट? यानी दोनों ही कंडीशन में यहां पर 760 mmHg है प्रेशर। तो आप एयर तो बाहर निकाल लोगे, पर यहां 760 अंदर 758, क्या आप दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर एयर भर पाओगे? दोनों प्रेशर बिल्कुल बराबर है, वो लंग्स को दबाए जा रहा है, अंदर 758 है, अंदर प्रेशर कम है, एल्वियोलाई फैलने की कोशिश कर रही है, पर बाहर से 760 mmHg का प्रेशर लग रहा है, तो एल्वियोलाई पिचकेंगे और ऐसी कंडीशन में सांस नहीं ले पाएंगे, लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन आएगा, एक एक्सीडेंटल पेशेंट है, रिब टूटी तो क्या होगा? रिब टूटने पर क्या होगा बेटा? या तो एयर एंट्री कर जाएगी, या कोई फ्लूइड एंटर कर जाएगा, या ब्लड एंटर कर जाएगा और पेशेंट की तुरंत डेथ हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। ये चीज समझ में आ रही होगी बेटा। एक जनरल चीज यहीं पर लिख लेते हैं बेटा, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? लेट मी राइट इट हियर। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट किसी भी एडल्ट का होता है 12 से 16 पर मिनट। वहीं इट इज हायर इन केस ऑफ बेबी। क्यों बेटा? क्योंकि मैमल्स में एक रूल लगता है, मेटाबॉलिक रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। एक चूहे का रेस्पिरेटरी रेट एक ह्यूमन के रेस्पिरेटरी रेट से ज़्यादा होगा, इसी वजह से चूहे के सारा मेटाबॉलिक रेट हमसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन आया था 2015 में, एक हाथी को चढ़ना है पहाड़ पे और एक चूहे को, कौन फास्ट चढ़ेगा? चूहा, बिकॉज दैट इज हाईली एक्टिव, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, इट इज गॉट हायर मेटाबॉलिक रेट। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें समझ में आई? ह्यूमन में नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है। क्यों? क्योंकि इंट्रा प्लूरल प्रेशर हमेशा इंट्रा पल्मोनरी या एल्वियोलार प्रेशर के कंपैरिजन में कम होगा, नेगेटिव होगा। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, जो दोनों इन प्रेशर्स के बीच का डिफरेंस है, ये हमेशा पॉजिटिव मेंटेन रहेगा ताकि इंस्पिरेशन आसान हो सके और एक्सपिरेशन में कोलैप्स को रोका जा सके। दो नुकसान थोड़ा सा है कि कुछ एयर कभी भी एक्सचेंज नहीं हो पाती, कुछ रेजिडुअल एयर हमेशा बार बार अंदर बच जाती है, राइट? ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कुछ कंडीशंस में नेगेटिव या जीरो हो सकता है, जब आपकी रिब टूट गई या कोई इन्फेक्शन हो गया या आपके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, सर्टेन कंडीशन जहां पर एयर या फ्लूइड या ब्लड की फिलिंग हो गई, ऐसी कंडीशंस में लंग कोलैप्स कर जाते हैं और पेशेंट की डेथ हो जाती है। विद दिस वी आर डन विद द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आगे हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एक्सचेंज, किस तरीके से ये जो एयर हमने अंदर ली इसमें से गैसेस कैसे हमारे ब्लड में पहुंचेंगी। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे, प्लीज नोट इट डाउन।